आपको जयपुर, जहां पर राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। श्री ललित मीणा पर्सनल संख्या 450, पर्सनल संख्या 450। माननीय सदस्यों बैठ जाइए। प्रश्नकाल में कोई और पहले बात नहीं होगी, चरण नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की सीमा में जुड़े मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र की पारदी गैंग के राज्य में किए जाने वाले अपराधों, लूट डकैती की हेतु राज्य पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ समय समय पर थानाधिकारी से महानिरीक्षक पुलिस रेंज तक इंटरस्टेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें वांछित अपराधियों की सूचियों का मैंने प्रश्न पुकार लिया है, जाकर अधिक से अधिक प्रश्न पुकार लिया है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न पुकार लिया है। माननीय जाते हैं, प्रश्न पुकार लिया है। नहीं नो नाके लगाए गए हैं। प्रश्नकाल व्यवस्था दे दी, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। प्रश्नकाल के बाद पारदी गैंग से वंचित अपराधियों पर जिला मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर उचित इनामी राशि की घोषणा की प्रश्नकाल के बाद तथा प्रश्नकाल के बाद बैठिए। खंड 2 आप बैठिए, आप मंत्री रहे, आपको मंत्री रहे, आपको व्यवस्था पता है, आप मंत्री रहे माननीय, बैठिए। जैसे 4 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा 1 पेंडिंग है, विवरण परिशिष्ट अ पे संलग्न है। खंड 3 विधानसभा किशनगंज के सीमावर्ती थाना स्तर पर जाकर लगातार गश्ती करवाई जाती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला 12 को कानूनी व्यवस्था हेतु रिजर्व बल के रूप से इनको मिलेगा नाकाबंदी हेतु एक कंपनी RAC की उपलब्धि करवाई गई है। विधानसभा किशनगंज में सीमावर्ती थानों में समय समय पर RAC जाब्ता उपलब्धता के आधार पर गश्त हेतु उपलब्ध कराए। नियमों के तहत आइए, नियमों में नहीं है, आप नियमों में नहीं है, बैठिए, आप बैठिए। महोदय, माननीय सदस्य माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे 12 अंता मांगरोल छिपा बड़ौद में मुझे मत पढ़ाइए, व्यवस्था दे दी आपको। वहाँ पर RAC बटालियन ऑलरेडी मौजूद है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, तो हम इसमें RAC बटालियन आप परमानेंट लगाने का विचार रखते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, 12 में आप कोई मत बोलिए, एक कंपनी लगी हुई है जिसके अंदर 75 सिपाही है। RAC जो है वो लोकल पुलिस की सहायता करती है एज असिस्टेंट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी प्रश्नकाल के अंतर्गत कोई बीच में नहीं बोलेगा। RAC की आपको बोलने की अनुमति दूंगा ना, कहती है आपको। RAC की एक कंपनी जो है उनको नहीं मिलेगा, नहीं वो मैं बाद में दूंगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं मेरे को करना है। आप बैठिए, पहले रिटर्न में भेजें क्या बोल रहे हैं। अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए, कोई चर्चा नहीं होगी। आप तो मंत्री महोदय बोलिए, उत्तर दीजिए। 12 जिले में RAC की एक कंपनी अभी तैनात है जिसमें 75 सिपाही है और ये जो है पुलिस को असिस्टेंस देती है और 6 नाके और 8 चौकियां लगी हुई हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में ये जो पारदी गैंग ने जो आतंक मचाया हुआ है उनको पकड़ने के लिए कुल 146 पुलिसकर्मी जो है वो खाली उस बॉर्डर एरिया में, ये गैंग जो है ये गुना जिला से ये आती हैं और शिवपुरी की है, मध्य प्रदेश की है और राजस्थान में एंटर करके लूट मार करके ये वापस अपने ज़िले में निकल जाती हैं। इसके अलावा अभी बटालियन की जरूरत तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, पर SP से हमारी बात हुई थी और डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो RAC बटालियन के जो ज़्यादा लोग, अधिकांश जो लोग हैं उनको उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बॉर्डर पे कर दिया जाएगा ताकि माननीय सदस्य को ये लूट मार की जो जितनी भी हैं ये इनकी प्रॉब्लम नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो RAC बटालियन परमानेंट वहाँ पर, क्योंकि बॉर्डरी इलाका है और पारदी गिरोह पिछले 2 महीने से वहाँ सक्रिय है। 12 जिले के मेरे किशनगंज शाहबाद में 134 जवान आपके RAC बटालियन के आपके रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उसमें आपके 134 नहीं है। आपने मांगरोल, अंता, छबड़ा
और छिपा बड़ौद में वहाँ पर प्लाटून आपके मौजूद हैं, परंतु मेरी विधानसभा में आपकी स्थायी आपकी वहाँ पर कोई प्लाटून नहीं है। मेरा आग अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय से, सरकार से, कि स्थायी प्लाटून वहाँ आप रखें ताकि उससे हमारी वहाँ पर लोगों की सुरक्षा हो सके। पादरी गिरोह रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गांव में घूमता है, वो दहशत फैलाता है, तो वहाँ के लोग रात भर जगे रहते हैं और पिछले 2 महीने से बहुत समस्या आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी यहाँ सदन के माध्यम से घोषणा करें ताकि स्थायी प्लाटून वहाँ पर स्थापित की जा सके। माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं का प्रश्न है, 2 पूरे प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कुल 16 बटालियंस है आरएसी की, और एक बटालियन में एवरेज जो है 75 सिपाही हैं। 50 जिलों को देखते हुए एक 12 छोटा जिला है, हमने एक पूरी जो कंपनी इनको दी हुई है, तो एक कंपनी जो है हमारे अनुसार पर्याप्त है। इसका ये जरूर है कि जो टोटल जो सिपाही कर्मी उसके अंदर हैं, हमने एसपी को बोल दिया कि थोड़ा आप इसके अंदर जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। एक सेकंड विपक्ष नेता पे बोल। कि सरकार के विधायक ही बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने में पादरी गैंग का आतंक बढ़ गया, तो क्या सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्री जी ने मना कर दिया है कि हमने जो व्यवस्था करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो विधायक महोदय का सवाल है कि 2 महीने में जो अपराध वहां लगातार बढ़ रहे हैं उसकी व्यवस्था आप कराएंगे, या आपके 12 का जो प्रशासन है वो वहां हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, उन पे मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ, पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो उनके पास वो मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई करने का तो समय है। अरे आप बीच में बोलेंगे। सरकार के राज्य के विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, अरे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने केवल 12 मीटिंग्स करी और हमने 6 महीने में 4 कर दी, और वारदातें जो है उसकी डिटेल्स मेरे पास है, इतनी ज्यादा वारदातें नहीं हुई हैं एक्चुअली। नेक्स्ट को प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा। प्रश्न संख्या 13। जवाब मैंने पढ़ लिया, मैं प्रश्न पूछ। माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बूंदी में विगत 5 वर्षों में राज्य योजना मत पर्यटक विकास कोष से विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत मैंने जवाब पढ़ लिया, मैं मेरा प्रश्न कर लूं। जी, पूरे प्रश्न पूछिए। ये आपने संख्या 4 पर 60% का पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरा करना बूंदी में बताया। आप ये बताएं कि किस बावड़ी का कितना काम पूरा हुआ और किस बावड़ी का काम चालू ही नहीं हुआ और किस बावड़ी का काम अधूरा है। ये बताने का भी आप कष्ट करें कि इस कार्य की गुणवत्ता के लिए क्या आपने पुरातत्व विभाग से किन अधिकारियों को भेजा है, अगर भेजा है तो किन को भेजा है, और उनकी गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट आपको दी है वो बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बावड़ियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 9 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था और इसकी कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दी गई थी। विभाग द्वारा जो है शनिवार को इसकी पूरी टीम भेजी गई थी, उसकी डिटेल जांच करवाई गई है और हम ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन बावड़ियों का जो पुनरुत्थान किया जा रहा है वो हेरिटेज स्वरूप में ही किया जाएगा और जल्दी जो है इस कार्य को पूर्ण करवाने का कार्य किया जाएगा। और जो हमने बता रखा है कि दिसंबर 2024 जो है वो इसके कार्य पूर्ण करने की डेट बता रखी है। अगला प्रश्न, पूरा प्रश्न। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया। किन किन बावड़ियों का काम पूरा हुआ, किन किन बावड़ियों का काम अधूरा है,
आपने टोटल एग्रीगेट में लिख दिया कि 60% हुआ है, तो कौन सी बावड़ियों का पूरा हुआ, कौन सी अधूरी है और कौन सी का होना बाकी है? जहाँ तक गुणवत्ता के लिए मैंने आपसे पूछा है कि गुणवत्ता जांच के लिए क्या पुरातत्व विभाग से कोई अधिकारी गए थे और उन्होंने उस गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया है या कोई गया ही नहीं? अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जांच करी है और जहां तक इन बावड़ियों का सवाल है उसमें केवल क्लब बावड़ी है, उसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उनके उसके अतिरिक्त सभी बावड़ियों के कार्य जो है वो प्रगतिशील है। भारतीय जीवन विभाग के स्थानीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा क्लब बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और बाकी जितनी भी बावड़ियां उनका कार्य जो है प्रगति पर है और पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं साहब, हो गए, दो हो गए आपके। बात सुनो सर, 2 हो गए। आप प्रश्न का जवाब ही नहीं है। अगला प्रश्न का जवाब ही नहीं है। प्रताप सिंह सैनी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आप तो आप ये स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पाई आपके 2 सरकार। पूरे प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, ये स्वीकार करें महिला प्रताप कि सिंह जवाब सैनी, नहीं दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। आप लोग प्रोटेक्ट करो सरकार को, तो आपकी मर्जी सर। खंडा में अभी जवाब तो आना चाहिए ना। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की अभी तो तहसील मुझे आप बैठिए। छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत एक 3 मिनट, वर्षों में मैंने अगला प्रश्न उसे पुकार दिया है। आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होगी। पहले हाथ खड़ा कर मुझे सुविधा। माननीय सदस्य एक ने मिनट। आपने जो माननीय अध्यक्ष जी आपने जो सप्लीमेंट्री अलाउड किया है वही माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब ही दिला दीजिए। तीसरा नहीं जवाब दिला दिया, दोनों दे दिए। नहीं आया, दूसरे का जवाब नहीं आया। आएगा, आपके अनुकूल आए, आवश्यक नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अगला प्रश्न, बैठिए। अब अगला प्रश्न हो गया, अब बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, आप मिल लेना चैम्बर में उनसे। जी हाँ। आप मिल लेना। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में 2021 से 2023 तक अतिवृष्टि, बाढ़ व ओलावृष्टि से गिरदावरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80,539 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ, जिसका वर्षवार ग्राम पंचायतवार विवरण पृष्ठ अपर है। दूसरा, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील सीपा पड़ोद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहे। 50,834 काश्तकारों का 31। अरे तो आप भी अपने मुख्यमंत्री का पूछ लेना, बाकी बाद में बताइए। आज आ जाए। माननीय 31.37 सदस्य बैठिए। मैं सब लोग जानते पहले भी क्या होता था, अब क्या है। जब उनको सुविधा होगी आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से काश्तकारों का 31,037 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान भुगतान शेष है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण व पर संलग्न है। पूरा प्रश्न है। एक तो ये बता दो आप कि ये जो 31 करोड़ 37 लाख रुपए जो बाकी हैं 50,000 से अधिक किसानों के, ये किस दिनांक तक उनको रियम्बर्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे? और दूसरा, ये 2022 में 112 किसानों का बाकी है और 2000 उसका अपने रबी की फसल का, और 2022 का खरीफ की फसल का 120 काश्तकारों का मुआवजा बाकी है। ये कब तक हो जाएगा? मुझे जो जवाब में बताया है कि वो DMIS पोर्टल पर डाउनलोड नहीं होने की वजह से उनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड करवा दिया है। नहीं। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नियमों को ज्यादा जानते हैं। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं आपकी उसके लिए मैं अनुमति से 2021 और 2022 और 2023 मैं विवरणवार आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस तरह से छबड़ा और बड़ौद, छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से कुल 126 ग्राम पंचायतों में कुल 2,70,000 काश्तकारों का कुल 80,539 हेक्टेयर में 33% से अधिक फसल खराबा हुआ है। उसके लिए छबड़ा और सीपा बड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48,738 काश्तकारों का 31 करोड़ 39,000
राशि का आदान अनुदान शेष है, जो ओलावृष्टि से सबड़ा की 8 ग्राम पंचायत है और काश्तकारों के 2039 जो काश्तकार है उनके वो पोर्टल पे नाम सही नहीं होने के कारण उसकी दिक्कत आ रही है, परंतु जल्दी ही आपके 31 करोड़ 37 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए जाएंगे। थैंक यू। अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 469। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं GBH मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की NOC भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट की निस्तारण किया जा रहा है। खंड 2 जी नहीं संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, मगर इस प्राकृतिक नाले को इस परिसर में से जो निकल रहा है उसको ओपन नहीं रख के इसको पाट दिया है और पाइप द्वारा पानी ले जाने की वजह से रोड पर पानी भरता है, क्योंकि पर्याप्त निकासी उसमें नहीं है। वो रोड पर पानी निकलकर टोटल खेतों में जाता है वो पानी। इसलिए क्या इसको बड़ा करके ओपन करके या पूरी कैपेसिटी के हिसाब से इस नाले को बनवाने का विचार है? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो GBH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ओनरशिप के अंडर है। हमारे विभाग ने 2015 में NOC इनको जारी की और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट हमने प्रदान कर दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इनको पूरा चेक करके इनको NOC दी गई। फायर डिपार्टमेंट ने भी NOC 4-5-24 को दी जो वैलिड है 3-5-25 तक। पंचायत बादवास के अंदर इसी संस्था को NOC पंचायत ने देकर स्थापना से पहले दी थी। अब जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इस संस्था ने फुलफिल कर लिए हैं। अभी इनकी माननीय विधायक महोदय की शिकायत पर SDM ने भी जाके वहाँ पर जानकारी की और उसने पाया कि जो उन्होंने पाइपलाइंस लगाए हैं वगैरह उसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। सो मेरा यही अर्ज है कि इसके अंदर ग्राम पंचायत, पोल्यूशन बोर्ड और मैं कलेक्टर को भी हम कह देंगे कि एक बारी दोबारा जांच करा के और आपके जितने भी आप इश्यूज रेज करते हैं वो कलेक्टर के कमेटी के अंदर इसको रिव्यू कर लिया जाए ताकि इसका आपकी जो समस्या दूर हो। ठीक है। दूसरा सर, ये जो पानी जो निकल रहा है उसकी बाउंड्री के बाद में जो किसानों की खेती में से वो नाला जा रहा है। अब मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी अध्यक्ष महोदय, मगर इसका समाधान नहीं हुआ था। पूर्व सरकार ने इसका समाधान ये कहा कि साहब हमारी जमीन नहीं है, पंचायत की जमीन है। पंचायत के पास इतना बजट नहीं है जो उस नाले को प्राकृतिक नाले तक पहुंचा दे। उसका नाला एक प्राकृतिक नाली के रूप में है, उसको न तो हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं न UDA बना रहा है। ये किसानों के पास, पंचायत के पास बजट नहीं होने की वजह से या तो CSR से इस नाले को बनाए या UDA बनाए। प्रश्न पूछो। प्रश्न यही है कि इस नाले को कंप्लीट कराकर प्राकृतिक नाले तक पहुंचाने का विचार आगे रखते हैं कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिकली मैंने पूरा तो जवाब आपको दे दिया है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब ये हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के परव्यू में, ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। ये
कोई अगर इलाज के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम पिक्चर में आते हैं। एनओसी इन्होंने पोल्यूशन से भी ली है, हमारे डिपार्टमेंट से भी ली है, एसडीएम ने भी कर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी आपको माननीय महोदय को बताया कि हम कलेक्टर को बोलेंगे दोबारा जांच कर लें, आप भी स्वयं उनसे आप जाके मिल लें अपनी ग्रीवेंसेस। तो ये जो पंचायत का इशू और ये जो कलेक्टर के अंडर है, जिस इसको हम डिपार्टमेंट देख से लेंगे। संबंधित तो वहाँ बता दें। हाँ आपको वैसे तो माननीय सदस्य यहाँ उठाते हैं तो उनको कलेक्टर से या किसी से मिलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुद्दा आया है, माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या सरकार जिन जिन विभागों का इसके अंदर रोल है उन विभागों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराना चाहती है। और दूसरा, जिन लोगों ने एनओसी दी है, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं, अगर एनओसी दी है और पानी वहां भर रहा है तो एनओसी गलत दी है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी कि एनओसी दी गई है तो गलत दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे शांत रहिए, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। सही दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन लगाने छोड़ दो। उत्तर आ गया, उत्तर आने क्वेश्चन दीजिए। लगाने छोड़ दो, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी तुम्हारी ये सारी स्थिति है क्लियर होगी। अरे मान्य उत्तर दीजिए। अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये प्रतिपक्ष के नेता। अरे मंत्री जी बोल रहे हैं। अरे मंत्री जी बोल रहे हैं आपके। एक मिनट रुको। अरे माननीय सदस्य, आपके मंत्री बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता हर प्रश्न में प्रश्न अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं, अभी तो इनको सक्षम है उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री सक्षम है उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री महोदय, लीडर ने ऑपोजिशन ने ये बोला कि मंत्री जी मान रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं, हम जो चेकिंग हुई है जिस आधार पे हुआ है इसकी दोबारा जांच करा लेंगे हम। आप सही बोल रहे हैं कि जो एनओसी किसने दी, इसके अंदर जो आपके पोल्यूशन बोर्ड में कैसे इसको दिया गया, अभी एसटीपी प्लांट है, इसकी पूरी जांच आप जांच करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री केसाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 71। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, बैठिए। प्रदेश में संचालित अरे उत्तर सुनिए। राजकीय विद्यालयों की सूचनाओं का संधारण सारा दर्पण पर आप बोलिए पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। निजी विद्यालयों की समस्या ऑनलाइन प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी तथा योजना डोमेन में विभिन्न सूचनाओं का संधारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। नियमों में आइए, ये पुस्तकाल है। पुस्तकाल बैठिए। खंड 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, सारा पोर्टल जो सूचकांड में दिया है जी नहीं, उपलब्ध है। वो सूचनाएं विद्यालयों से वंचित से लिखित रूप से नहीं मांगी जाती है, नहीं मांगी जाती है। आप बोलिए, आप अपना हो गया। सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल आपका उत्तर हो गया। केसरराम चौधरी, पूरक प्रश्न। आप तो पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनके पुराने पाप है और ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं। दुश्मन है। ये मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़े हैं। आदिवासियों को नहीं मानते हैं, मानते हैं और शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। नीचे जाओ। ये कांग्रेस देश को तोड़ने का यत्न कर रही है। ये कांग्रेस पूरे प्रश्न। माननीय ये तुम्हारे पाप है, ये आपके पाप हैं। ये मेरे पास आपके जवाब है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने दूसरे खंड में फिर बाहर जाओगे। जी नहीं कहा है, मगर ये पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह के जो बाहर जाएगा, वो ऊपर चढ़ोगे तो। सूचनाएं मांगी है वो लिखित में मांगी है। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। अगला प्रश्न संख्या 784।
सब जाइए, अध्यक्ष महोदय इनको बाहर निकालो। जाइए। अगला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है श्री जबर सिंह सांगला। 784 बैठिए। अरे प्रश्न काल चलने दो भाई, बैठिए। प्रश्न संख्या 784। अब अगला प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय आपका प्रश्न संख्या 784। माननीय मंत्री महोदय बैठिए, बोलिए। अगला मंत्री महोदय। प्रश्न संख्या 784 का खंड फर्स्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, किसी स्थान पर नवीन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने पर, सबका धन्यवाद, तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में आसीन मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। बोलिए। आप अपने जारी रखो, माननीय मंत्री महोदय जारी रखो। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार आसीन क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। खंड 2, किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में बदनौर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में चलिए, हो गया। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार बदनौर क्षेत्र के 1200-2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय के स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य पूरे प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, ये बात सही है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1000 से 1200 प्रकरण वहाँ होंगे तभी जाकर के ये एडीजे आप खोल सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 500 से ज़्यादा मुकदमे वहाँ पेंडिंग है, प्रकरण लंबित है। क्या मंत्री महोदय आसिंद में एडीजे कोर्ट की जगह एक कोर्ट कैंप चालू करने का प्रयास करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर आसीन में न्यायालय में पेंडिंग प्रकरणों की संख्या बहुत कम है, पर फिर भी दूरी को देखते हुए, स्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस संबंध में विचार किया जाएगा कि कैंप कोर्ट खोलना जा सकता है नहीं, इसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और यथासंभव कोशिश करेंगे कि अगर फिजिबिलिटी बराबर है, प्रकरण है, दूरी है, तो कैंप कोर्ट खोलने के